हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स मैन ऑफिशियल। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के पूरे बुक के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। और जो स्टूडेंट इस बार 12th में है और जिनको 2024 में बोर्ड एग्जाम का पेपर देना है, उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो आज का है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स की संपूर्ण तैयारी एक ही वीडियो में करने वाले हैं। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न और न्यूमेरिकल, सभी को मैं एक ही वीडियो में आज करवाने वाला हूं। तो आप लोगों के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो में मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर के आया हूं जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, हम इसमें कौन कौन से प्रश्न करेंगे। हम पहले क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर और डेरिवेशन को करेंगे और न्यूमेरिकल को करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट रूल यानी कि नियम को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए, हम आप लोगों का ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे और शुरू करते हैं अपने वीडियो को। लेकिन उससे पहले जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई समस्या आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करें। मैं आप लोगों के सभी समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए, हम शुरू करते हैं और हमारा आज के इस वीडियो का पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। तो देखिए, पहला प्रश्न जो है आप लोगों का, वो है निर्वात में वैद्युतशीलता का मात्रक है। निर्वात में वैद्युतशीलता का मात्रक क्या है, ये पहला प्रश्न आप लोगों का है। और आप लोग देख सकते हैं कि ये प्रश्न 2014, 2015, 2019 और 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और इसके 2024 बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस हैं। तो इसलिए ये वीडियो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इन सभी प्रश्नों को नोट करते हुए चलिए, क्योंकि पूरे बुक के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी को मैंने एक ही वीडियो में लिया है। तो बताइए, अगर आप लोग पहले प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। निर्वात में वैद्युतशीलता का मात्रक है, पहला ऑप्शन न्यूटन इंटू कूलम इनवर्स। दूसरा ऑप्शन है न्यूटन इंटू वोल्ट इंटू मीटर स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन है न्यूटन इनवर्स कूलम स्क्वायर मीटर इनवर्स। और चौथा ऑप्शन है न्यूटन इंटू मीटर। तो जो निर्वात में वैद्युतशीलता का मात्रक होता है वो होता है ऑप्शन नंबर 3, न्यूटन इनवर्स कूलम स्क्वायर मीटर इनवर्स। यही आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, तीसरा ऑप्शन ही इसका करेक्ट हो जाएगा। और प्रश्न नंबर दूसरा हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 2 हमारा है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता। यह प्रश्न देख सकते हैं 2017, 18, 15 और 2020 एग्जाम में पूछा गया है। तो 2024 में भी आने के चांस हैं, इसीलिए हमने इस वीडियो में इस प्रश्न को लिया है। और जो बच्चे इस प्रश्न के उत्तर जानते हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और जो नहीं जानते हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जो होता है वो होता है 1.6 गुणे 10 के घात -19 जूल। देखिए, ये ऑप्शन किस में मिल रहा है। ये ऑप्शन आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है और यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 1.6 गुणे 10 के घात -3 जूल जो एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है वही एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। तो अब चलिए देखते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 को, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर तीसरा हमारा क्या कह रहा है, आप लोग देखिए और अगर उत्तर इसका जानते हैं, ये एक प्रकार का न्यूमेरिकल है। तीसरा प्रश्न है कि किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध 500 ओम है, उसकी वैद्युत चालकता होती है। देखिए, ये प्रश्न 2014, 12, 16 और 2019 में पूछा गया है। तो ये एक प्रकार का न्यूमेरिकल है, उसको सॉल्व हम लोग किस तरीके से करते हैं चलिए देखते हैं। हम लोगों को प्रश्न में दिया क्या गया है, हमको दिया गया है कि विशिष्ट प्रतिरोध 500 ओम, तो हम लोग जानते हैं और निकालना क्या है, विद्युत चालकता निकालनी है। तो हम लोग जानते हैं कि जो वैद्युत चालकता होती है वो 1 बटा विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होती है। तो हम वही यहाँ पर लिख देंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत चालकता, वैद्युत चालकता होती है वो किसके बराबर होती है, 1 बटा विशिष्ट प्रतिरोध
के बराबर होती है। अगर आप लोगों को नहीं याद है तो आप लोग आज याद कर लीजिए। विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होती है। और हम लोगों को क्या दिया गया है, विशिष्ट प्रतिरोध का मान दिया गया है कितना, 500 ओम। तो हम मान रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1/500 जब हम ये मान रखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा वैद्युत चालकता। अब इसको हम लोग और आगे हल कर लेते हैं। तो देखिए 500 से जब एक को भाग करेंगे तो ये भाग नहीं होगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और एक जीरो बढ़ा लेंगे। लेकिन तब भी नहीं होगा तो फिर एक जीरो बढ़ा लेंगे। तो हम ऊपर 2 जीरो बढ़ा लिए हैं और देखिए अब भी नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम एक जीरो और ऊपर बढ़ा लेंगे और अब देखिए हमारा कट जाएगा। किससे कटेगा, 5 दूनी 10 यानी कि 2 से कटेगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा वैद्युत चालकता का मान कितना, 10,002। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 10,002 किस ऑप्शन में मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए 10,002 ओम इनवर्स इंटू कूलाम, यही हमारा करेक्ट 10,002 ओम इनवर्स कूलाम, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। और आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं देखते हैं अपने प्रश्न नंबर 4 को। तो प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 4 हमारा कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। ये प्रश्न भी 2015, 2016, 17 और 23 एग्जाम में पूछा गया है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है क्या होता है, पहला ऑप्शन है वेबर प्रति मीटर, दूसरा ऑप्शन है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है वेबर और चौथा ऑप्शन है वेबर इंटू मीटर। तो जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वो क्या होता है, आप लोग नोट कर लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है वो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। प्रश्न नंबर 5 आप लोगों का कह रहा है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज V तथा धारा I हो तब शक्ति क्षय क्या होगा। तो आप लोग एक फार्मूला जानते हैं, कौन सा फार्मूला, B तथा I के बीच में जो संबंध होता है आप लोगों को पता होगा, वो क्या होता है। तो आप लोग नोट कर लीजिए कि B तथा I के बीच जो कला कोण पर निर्भर करता है, यही शक्ति क्षय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रश्न में आपके पूछा गया था कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज V तथा धारा I हो तब शक्ति क्षय क्या होगा। तो शक्ति क्षय B तथा I के बीच कला कोण पर निर्भर करता है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 6 है कि दो लेंस जिनकी क्षमताएं 5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर हैं संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी। ये प्रश्न 2014, 15, 16, 17, 12 और 2018 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखते हैं। हम लोगों को P1 का मान दिया गया है 5 डायोप्टर और P2 का मान दिया गया है -3 डायोप्टर और संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालनी है। तो चलिए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हम लोग इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए आप लोग, P का मान हम लोगों को कितना दिया गया है, P1 का मान जो दिया गया है हमको वो दिया गया है 5 डायोप्टर और P2 का मान दिया गया है कितना, -3 डायोप्टर। आप लोगों को पता होगा, आप लोग एक फार्मूला जानते हैं कि P संयुक्त क्षमता का, कि P इक्वल टू होता है कितना, P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट डॉट ऐसे करके होता है। तो P इक्वल टू P1 प्लस P2 होता है। P1 का मान हम रख देंगे और P2 का मान, P1 का मान है 5 डायोप्टर और P2 का मान है कितना, -3 डायोप्टर। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो हमारा आएगा +2 डायोप्टर। ये हमारा आ गया है संयुक्त क्षमता। लेकिन हमको संयुक्त फोकस दूरी निकालनी है ना, तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं क्या, कि F इक्वल टू कितना होता है, 1/P के, ये फार्मूला होता है। लेकिन ये कब वैलिड होता है, ये जब मीटर में मान हो तब माना जाता है। लेकिन एक फार्मूला और होता है, वो क्या होता है, वो F इक्वल टू होता है 100/P का। ये P इक्वल टू 1/F ये इस तरीके से होता है, लेकिन F इक्वल टू 100/P ये एक फार्मूला होता है।
तो आप लोग इस फार्मूले को याद रखिए, क्योंकि ये सेंटीमीटर में जब मान होता है उसमें ये फार्मूला लागू होता है। तो हम लोग P का मान तो जानते हैं, तो F इक्वल टू हो जाएगा 100 बटा P का मान कितना है, P का मान यहाँ पर हमने 2 डायोप्टर निकाला है तो 2, तो यहाँ से F का मान आ जाएगा कितना 50 सेंटीमीटर। तो जो संयुक्त फोकस दूरी आ गई वो कितनी आ गई 50 सेंटीमीटर आ गई। देखिए आप लोगों के ऑप्शन में क्या 50 सेंटीमीटर मिल रहा है, चलिए देखते हैं। ये देखिए आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप लोगों के एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसी तरीके से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 7 आप लोगों का है कि फोटान के गतिक द्रव्यमान का सूत्र है। फोटान के गतिक द्रव्यमान का सूत्र है। पहला ये प्रश्न देख सकते हैं आप लोग 2015, 2017 और 2020 एग्जाम में पूछा गया है। तो फोटान के गतिक द्रव्यमान का जो सूत्र होता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एच अपान सी लेमडा होता है। इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, एच अपान सी लेमडा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है आप लोग देखिए प्रश्न नंबर 8 को, हाइड्रोजन परमाणु की बंधन ऊर्जा है। हाइड्रोजन परमाणु की बंधन ऊर्जा कितनी होती है। ये प्रश्न देख सकते हैं आप लोग 2011, 13, 14 और 19 में पूछा गया है और 2024 में पूरे आने के चांस हैं, क्योंकि ये प्रश्न हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। पहला ऑप्शन -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईबी को हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और चौथा ऑप्शन है 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो हाइड्रोजन परमाणु की बंधन ऊर्जा होती है वो आप लोग याद कर लीजिए कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न कि 1 AMU के तुल्य ऊर्जा है। 1 AMU के तुल्य ऊर्जा कितनी होती है। ये प्रश्न भी 2013, 16, 17 और 19 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन 190 MeV, MeV का नाम होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो MeV का मान होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा ऑप्शन है 139 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है 913 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और चौथा ऑप्शन है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो एक AMU होता है वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है या तुल्य होता है। प्रश्न नंबर 10 आप लोगों का है कि पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में होते हैं। पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में क्या होते हैं। पहला ऑप्शन है केवल कोटर, दूसरा ऑप्शन है केवल इलेक्ट्रॉन, तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा ऑप्शन है ना इलेक्ट्रॉन ना कोटर। तो पीएन संधि की डायोड में ना ही इलेक्ट्रॉन होता है और ना ही कोटर होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिए इन सभी क्वेश्चनों को, क्योंकि देख सकते हैं ये प्रश्न 2017, 11, 2017, 2012, 2019 और 2020 एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिएगा तभी एग्जाम में जाइएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, जो कि है n प्रकार के अर्धचालक में वैद्युत चालन का कारण है। n प्रकार के अर्धचालक में वैद्युत चालन का क्या कारण है। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑप्शन प्रोटॉन, तीसरा कोटर और चौथा पॉजिट्रॉन। तो जो n प्रकार का अर्धचालक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन वैद्युत चालन करता है, तो इलेक्ट्रॉन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये थे कुछ हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे और हर बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते थे। तो अब चलते हैं हम देखते हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो कि लिखने वाले प्रश्न है और ये सभी प्रश्न 2 नंबर, 4 नंबर और 5 और 6 नंबर तक पूछे जाते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को अब चलिए देखते हैं। पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किरचॉफ का नियम क्या है। देखिए किरचॉफ का नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम है और ये बोर्ड एग्जाम के लिए हर साल आता है, तो आप लोग इस नियम को जरूर तैयार कर लीजिएगा। किरचॉफ का 2 नियम है, पहला संधि का नियम और दूसरा है बंद पास का नियम। तो चलिए हम लोग पहले इनके संधि का नियम देख लेते हैं, उसके बाद में बंद पास का नियम देखेंगे। तो किरचॉफ का नियम हम लोग हेडिंग डालेंगे इस तरीके से, उसके बाद में लिखेंगे कि किसी परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यही किरचॉफ का संधि का नियम है। अर्थात आप लोग लिखेंगे सिग्मा आई जो होता है वो 0 होता है, या आप लोग लिख सकते हैं कि I1 + I2 + I3 डॉट 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 अनंत तक करके 0 लिख सकते हैं।
तो किरचॉफ का पहला नियम यही था कि किसी परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का जो योग बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। यही किरचॉफ का पहला नियम है। अगर डिटेल में आप लोग इसको पढ़ना चाहते हैं तो जा कर के मेरे पुराने वीडियोज को देख लीजिए, मैंने वहाँ पर डिटेल में इन सभी को बताया है। तो किरचॉफ का नियम आप लोग समझ गए होंगे, जो कि संधि का नियम है। अगर एग्जाम में इस तरीके से भी आ जाए प्रश्न कि संधि का नियम क्या है, तो आप लोग लिखेंगे कि किसी परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई इक्वल टू 0। इसी को हम लोग संधि का नियम कहते हैं। अब चलिए देखते हैं बंद पास का नियम। तो किरचॉफ का जो दूसरा नियम था वो क्या था, वो था बंद पास का नियम। और बंद पास का नियम ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बंद पास का नियम लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। तो बंद पास के नियम को किस तरीके से आप लोग लिखेंगे, देखिए आप लोग लिखेंगे कि किसी परिपथ के किसी बंद पास में लगे प्रतिरोधों तथा उनमें प्रवाहित धाराओं के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उसी पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात इसका कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई बंद परिपथ हो और उसमें धारा और जो प्रतिरोध है उनका योग जो होता है उसमें लगे वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात क्या कह रहा है, सिग्मा आई, अर्थात इसका मतलब सिग्मा आई इंटू आर इक्वल टू सिग्मा ई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो धाराओं का बीजगणितीय योग है और प्रतिरोध का बीजगणितीय योग है उसका गुणनफल इसके बराबर होता है, वैद्युत वाहक बल ई के बराबर होता है। ये बंद पास का नियम कहता है। तो आप लोगों को याद कर लेना है बंद पास का नियम कि किसी परिपथ में किसी बंद पास में लगे प्रतिरोधों तथा उनमें प्रवाहित धाराओं के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उसी पास में लगे वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये था कि तो इस नियम को आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। अब चलते हैं, हम देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि है चालन क्या है। ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि जिस पर मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट लिख दूँ वो आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो चालन क्या है, तो आप लोग देख लीजिए कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत क्षेत्र लगाने पर आवेश प्रवाह आसानी से हो जाता है चालन कहलाता है। या आप लोग पार्ट में जान लीजिए कि जिसमें धारा का प्रवाह हो जाता है उसको हम लोग चालन पदार्थ कहते हैं। और चालन या इसी को चालक, कुचालक और अर्धचालक, तो आप लोग कुचालक और अर्धचालक को समझ लीजिएगा अपने बुक से, और बुक में ना मिले तो गूगल पर सर्च करके देख लीजिएगा, क्योंकि चालक, कुचालक और अर्धचालक इसमें से एक क्वेश्चन आ जाते हैं। इस वीडियो में मैंने केवल चालक ही लिया है, लेकिन आप लोग कुचालक और अर्धचालक को भी देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है दिक्पात कोण क्या होता है। तो दिक्पात कोण क्या होता है, तो चलिए देखते हैं हम लोग इसमें। देखिए, किसी स्थान पर चुंबकीय यमोत्तर व भौगोलिक यमोत्तर के बीच न्यून कोण को उस स्थान का दिक्पात कोण कहते हैं। इसका कहने का अर्थ क्या है, इसके कहने का अर्थ है कि चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच का जो न्यून कोण होता है उसे ही हम लोग उस स्थान का दिक् कोण कहते हैं। और आप लोग एक बात और जान लीजिए, जहाँ पर आप लोग बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ का दिक् कोण और जहाँ आपके घर के बाहर का दिक् कोण, ये कभी भी एक जैसा नहीं रह सकता, इसका मान अलग अलग होता है। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है नोट में कि इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। तो दिक् कोण क्या है, अगर पूछा जाए एग्जाम में तो आप लोग लिखेंगे किसी स्थान पर चुंबकीय यमोत्तर व भौगोलिक यमोत्तर के बीच में बना न्यून कोण उस स्थान का दिक् कोण कहलाता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा। अब अगला प्रश्न है हमारा, देखिए चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा क्या है। तो किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक चुंबकीय वस्तु को अपने ओर आकर्षित कर ले चुंबकीय क्षेत्र कहलाते हैं। या आप लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जो कि किसी भी वस्तु को वह अपनी तरफ आकर्षित करता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो इस तरीके से भी आप लोग चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा लिख सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए कि
किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक चुंबकीय वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर ले चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। आप लोग अगर चाहें तो चुंबकीय क्षेत्र को अंडरलाइन कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और हर साल बोर्ड एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, और आप लोगों को अगर ये सभी प्रश्न पता हो तो इनके उत्तर बताने का प्रयास करें। तो अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है कि विचलन कोण क्या है? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। विचलन कोण क्या है? और आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिए। तो विचलन कोण क्या है? तो आप लोगों ने कक्षा 10 में ही पढ़ा होगा, जो प्रिज्म के आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसी को हम लोग प्रिज्म कोण कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। तो देखिए वही हमने यहाँ पर लिख दिया। हमने लिखा है कि प्रिज्म पर आपतित किरण की दिशा तथा अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म से निर्गत किरण की दिशा के बीच बना कोण प्रिज्म कोण कहलाता है। बात वही है, यहाँ पर मैंने थोड़ा शब्दों में लिख दिया है और कुछ नहीं किया। हमने लिखा है कि प्रिज्म पर आपतित किरण अर्थात जो आने वाली किरण होती है उसकी दिशा, और अपवर्तन के पश्चात यानी कि अपवर्तन के पश्चात जो प्रकाश प्रिज्म से निर्गत होता है अर्थात बाहर निकल जाता है उसकी दिशा, दोनों के बीच में बना कोण विचलन कोण कहलाता है। तो यही विचलन कोण का परिभाषा हो जाएगा कि प्रिज्म पर आपतित किरण की दिशा तथा अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म से निर्गत किरण की दिशा के बीच बना कोण विचलन कोण कहलाता है। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का कि लेंस की फोकस दूरी किन बातों पर निर्भर करती है? ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिएगा। तो लेंस की फोकस दूरी किन का बातों पर निर्भर करती है? तो आप लोगों को पता होगा कि पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है, और प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है, और किस पर निर्भर करती है? अपवर्तन के प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग लिखेंगे कि लेंस की फोकस दूरी लेंस के पृष्ठ पर की वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है, और दूसरा पॉइंट लिख देंगे कि लेंस के पदार्थ के अपवर्तन पर तथा प्रकाश के रंग पर भी निर्भर करती है। ये लेंस की फोकस दूरी इन बातों पर निर्भर करती है। पहला हो गया लेंस की वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है, और दूसरा होगा प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है। अब अगला प्रश्न है कि आँख की समंजन क्षमता पर टिप्पणी कीजिए। ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिए। तो समंजन क्षमता प्रकाश की किरणों को समायोजित करने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। ये आप लोगों ने कक्षा 10 में पढ़ा हुआ है। तो आँख की समंजन क्षमता किसे कहते हैं? तो देखिए इसमें हम लोगों ने लिखा है कि आवश्यकता अनुसार नेत्र द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या ज्यादा करने की क्षमता आँख की समंजन क्षमता कहलाती है। समंजन क्षमता को आप लोग चाहें तो अंडरलाइन कर लें। तो आवश्यकता अनुसार नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाने अथवा घटाने या कम करने अथवा ज़्यादा करने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि समस्थानिक क्या है? तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। और एक होता है समभारिक। तो समभारिक भी आ सकता है एग्जाम में, तो आप लोग उसकी डिफिनीशन नोट कर लीजिए कि वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न तथा परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार समान होते हैं वे समभारिक कहलाते हैं। अर्थात समभारिक नाम से ही क्लियर है कि जिनमें समान भार हो, और समस्थानिक जिसका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो उसे समभारिक कहते हैं। तो ये था आप लोगों का समस्थानिक। समस्थानिक का एक एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, जैसे 17Cl क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, और परमाणु भार कितना होता है? तो क्लोरीन का परमाणु भार होता है कितना? 35.5। ये क्लोरीन का परमाणु भार होता है, और एक क्लोरीन का परमाणु भार कितना होता है? 36 होता है, और परमाणु क्रमांक 17। तो ये आप लोग देख सकते हैं परमाणु क्रमांक दोनों का समान है, लेकिन तो ये परमाणु भार बराबर नहीं है। इसलिए
इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग समस्थानिक कहेंगे। तो समस्थानिक अगर एग्जाम में आ जाए तो आप लोग क्लोरीन का उदाहरण ही लिख करके आएंगे। अब चलते हैं, देखते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि नाभिकीय बल की परिभाषा दीजिए। नाभिकीय बल क्या होता है, इसकी परिभाषा दीजिए। तो चलिए देखते हैं। नाभिक के भीतर लगने वाला वह बल जो प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को परस्पर बांधे रखता है, नाभिकीय बल कहलाता है। कौन सा बल कहलाता है? नाभिकीय बल कहलाता है। तो नाभिक के अंदर लगने वाले बल को नाभिकीय बल कहते हैं। आप लोग इसको भी लिख सकते हैं कि वह बल जो नाभिक के अंदर प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के बीच लगता है या उसको बांधे रखने का कार्य करता है, नाभिकीय बल कहलाता है। आप लोगों को तो वैसे ही क्लियर हो जाना चाहिए कि नाभिक के अंदर केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, नाभिक के अंदर या नाभिक के बाहर। तो ये प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है कि नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन होता है। तो नाभिकीय बल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि नाभिक के भीतर लगने वाला वह बल जो प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को परस्पर बांधे रखता है, नाभिकीय बल कहलाता है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब चलिए देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है हमारा, किसी वस्तु को 4.8 गुणे 10 के घात -19 कूलाम आवेश से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, ज्ञात कीजिए। हम लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर किस तरीके से करेंगे, आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आप लोग न्यूमेरिकल लगाना जान जाएंगे, और जो बच्चे लगा सकते हैं वो लोग जल्दी से लगाकर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसमें हम लोगों को दिया क्या गया है, इसको हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग। दिया गया है इसमें हम लोगों को 4.8 गुणे 10 के घात -19 कूलाम। देखिए यहाँ पर कूलाम है, और कूलाम किसका मात्रक होता है? कूलाम आवेश का मात्रक होता है। हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे गिवन। गिवन हमको क्या दिया गया है? गिवन का मतलब होता है दिया गया है। क्या दिया गया है? हम लोगों को क्यू का मान दिया गया है। क्यू का मान कितना है? क्यू का मान है 4.8 गुणे 10 के घात -19 कूलाम। ये क्यू का मान दिया गया है। और क्या ज्ञात करना है? कूलाम आवेश से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, अर्थात नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है। तो हम लोगों को क्या ज्ञात करना है? एन इक्वल टू क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं। आप लोग फार्मूला अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्यू इक्वल टू एन ई। अगर आप लोग फार्मूला नहीं जानते हैं तो मैं लगभग कल या परसों तक एक वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें क्लास 12 के सभी चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट फार्मूला रहेंगे, और आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब देखते हैं। ये सूत्र होता है हमारा Q इक्वल टू एन ई। ये आप लोग सूत्र इस तरीके से एग्जाम में लिख देंगे, ये सूत्र होता है। तो अब हम लोगों को ई का मान तो पहले से ही पता होना चाहिए। ई का मान कितना होता है, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर ई का मान जो होता है, ई इक्वल टू 1.6 गुणे 10 के घात कितना -19 कूलाम, ये ई का मान होता है। तो अब हमको यन का क्यू का मान दिया गया है, ई का मान दिया गया है, तो यन का मान तो हम लोग निकाल ही सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यन इक्वल टू क्या हो जाएगा? यन इक्वल टू हो जाएगा कितना? यन इक्वल टू क्यू बाई ई। क्यू बाई ई, ये हम लोग इस सूत्र से निकाल सकते हैं। यन इक्वल टू क्यू बाई ई। अब हम लोग यहाँ पर मान रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर मान रख देते हैं। यन इक्वल टू हो जाएगा कितना? क्यू का मान है 4.8 गुणे 10 के घात -19, और क्यू का मान कितना है? क्यू का मान है 1.6 गुणे 10 के घात कितना -19। 10 के घात -19 से 10 के घात -19 कट जाएगा। अब देखिए, पॉइंट से पॉइंट आप लोग चाहें तो हटा लें। 16 16 16 दूना 32, 16 तियाँ 48। तो इसको हम लोग 3 बार में काट सकते हैं। 16 तियाँ 48। तो यन इक्वल टू क्या आ जाएगा? यन इक्वल टू आ जाएगा 3। देखिए यन इक्वल टू 3। 3 क्या? 3 इलेक्ट्रॉन। आप लोग इस तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन।
और इसको लिखने के बाद में आप लोग इसको इस तरीके से बॉक्स में बंद कर देंगे और इसके बाद में आप लोग यहाँ पर आंसर लिखकर छोड़ देंगे। एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा। तो इस तरीके से आप लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए, आपके एक भी नंबर एग्जाम में नहीं कटेंगे। अब चलते हैं, देखते हैं अपने दूसरे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्या है? दूसरा न्यूमेरिकल है कि एक बिंदु आवेश में 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर है। वैद्युत आवेश की गणना करनी है, अर्थात Q हमको निकालना है। तो चलिए इसमें भी हम देखते हैं। हम लोग इसका सॉल्यूशन इस तरीके से डाल देंगे, उसके बाद में लिख देंगे गिवन, अर्थात क्या दिया गया है। तो गिवन में हमको क्या दिया गया? एक बिंदु आवेश में 1 मीटर की दूरी, अर्थात यहाँ पर R का मान हमको दे दिया गया है कितना? 1 मीटर। R का मान 1 मीटर दे दिया गया। और क्या दिया गया है? और दिया गया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग E से प्रदर्शित करते हैं। E का मान दिया गया है कितना? 450 वोल्ट प्रति मीटर। और हमको क्या निकालना है? वैद्युत आवेश की गणना करनी है, अर्थात Q का मान हमको निकालना है। तो Q का मान हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे? तो आप लोग एक फार्मूला जानते हैं कि E इक्वल टू होता है कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान आर स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान आर स्क्वायर। ये सूत्र आप लोग जरूर याद कर लीजिए। और आप लोगों को पता होगा कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, इंटू में K आप लोग कर लीजिए। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो कितना होता है? वो होता है 9 × 10⁹ ये आप लोगों को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान पता होना चाहिए। और यहाँ पर K क्या है? K यहाँ पर क्या है? K परावैद्युतांक है। परावैद्युतांक का मान हम लोग हमेशा 1 मानते हैं। जब तक परावैद्युतांक का मान दिया ना जाए, हम लोग परावैद्युतांक का मान 1 ही मानते हैं। तो अब हम लोगों को सब मान पता है, अब हम लोग केवल मान रख देंगे। तो यहाँ पर E का मान रख देंगे। E का मान कितना दिया गया? E का मान 450 है। तो E का मान हम लोग, ये आप लोग इतना बात याद कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग E का मान रख देते हैं 450 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K का मान होता है कितना? 9 × 10⁸ 9 × 10⁹ और यहाँ पर किसका मान दिया गया है? Q का मान हम लोगों को निकालना है। इंटू में Q कर लेंगे अपान में आर स्क्वायर। आर का मान कितना है? 1। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। तो यहाँ पर हम लोग 450 को ऐसे ही रख देते हैं इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू में Q। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब देखिए यहाँ से हम लोग Q का मान निकाल सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग Q का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से निकालेंगे। Q इक्वल टू हो जाएगा कितना? 450 यहाँ पर है तो हम लोग इसको ऐसे ही रख देंगे 450। ये यहाँ पर गुणा में है और जब इसको नीचे लाएंगे तो किसमें हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो 9 × 10⁹ इसको अब जब हम लोग और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? तो Q इक्वल टू हो जाएगा 450 अपान में 9 और गुणे में 10⁹ हो। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो जब आप लोग जानते हैं कि जब हर में से हम किसी भी चीज को ऊपर अंश में ले जाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, अर्थात 10⁹ यहाँ पर प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? माइनस में। तो हम ऊपर 10⁻−9 से गुणा करा देंगे। तो इतना जब हम लोग करेंगे तो अब हम लोग क्या करेंगे? आगे देखिए हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आगे हम लोग लिखेंगे कि इसको इस तरीके से उतार लेंगे। Q इक्वल टू कितना? 450 × 10⁻−9 अपान में 9। तो अब हम लोग इसको काट लेंगे। किससे काटेंगे? आप लोग जानते हैं कि 9 × 5 = 45, यानी कि 9 को जब 5 से काट देंगे तो 9 × 5 = 45 और एक जीरो ऐसे उतर जाएगा। अर्थात यहाँ पर Q का मान आ जाएगा 50 × 10⁻−9। अब इसको हम लोग जब सही ढंग से लिखेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पर Q का मान जो हो जाएगा वो 5 × 10⁻, कितना? -8। और Q का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो हम लोग यहाँ पर कूलाम लिख देंगे।
उसके बाद में इसको बॉक्स में बंद कर देंगे और हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो ये भी न्यूमेरिकल आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। इसमें हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। देखिए प्रश्न में आप लोगों को कह रहा था कि एक बिंदु आवेश में 1 मीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर है। वैद्युत आवेश की गणना कीजिए। तो हम लोगों ने लिखा कि गिवन अर्थात दिया गया है आर का मान 1 मीटर, ई का मान दिया गया 450 वोल्ट प्रति मीटर, क्यू का मान निकालना है। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इक्वल इंटू में क्यू अपान आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हम लोगों को पता है कि 9 × 10⁹ होता है और के जो कि परावैद्युतांक है उसका मान 1 होता है। जब हम लोगों ने मान रखा है तो हम और आगे सॉल्व किया तो क्यू बराबर 5 × 10⁻⁸ कूलम आ गया। यही हमारा फाइनल आंसर आ गया है। मात्रक आप लोग लगाना नहीं भूलिएगा, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो अब चलिए देखते हैं अगले इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल को। तो अगला न्यूमेरिकल है हम लोगों का कि 2 सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 × 10⁻⁻9 गुणे 160/3 × 10⁻⁻9 कूलम आवेश तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर दूरी पर स्थित हैं, उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। ये हम लोगों का प्रश्न है। तो इस न्यूमेरिकल को जो बच्चे सॉल्व कर सकते हैं वो लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर उत्तर बताएं, और जो सॉल्व नहीं कर सकते हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। उनको मैं सिखा दूंगा कि किस तरीके से इस प्रकार के न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है। तो इसमें देखिए 2 आवेश हैं और उनके बीच की दूरी जो है वो 0.10 मीटर है। तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सॉल्यूशन हेडिंग डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये मान लीजिए पहला आवेश है और ये मान लीजिए दूसरा आवेश है। इसके बीच की जो दूरी है वो कितनी दी गई है प्रश्न में दी गई है 0.10 मीटर। ये इन दोनों के बीच में दूरी दी गई है। तो हम मान लेते हैं कि पहला आवेश Q1 है और दूसरा आवेश Q2 है। इसको हम लोग Q1 मान लेते हैं, इसको हम लोग Q2 मान लेते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर लिख देंगे गिवन अर्थात दिया गया है। क्या दिया गया है देखिए, गिवन लिखेंगे। इसमें क्या दिया गया है, Q1 का मान दिया गया है हमको। कितना है Q1 का मान दिया गया है 80/3 × 10⁻⁻9। तो यही लिख देंगे हम लोग 80/3 गुणे कितना 10⁻⁻9 कूलम। और Q2 का मान दिया गया है हमको कितना 160/3 गुणे 10⁻⁻9 कूलम 9 कूलम। ये हमारा Q1 और Q2 का मान हो गया। और देखिए क्या दिया गया है, और R का मान दिया गया है कितना, R का मान दिया गया है 0.10 मीटर, 0.10 मीटर। ये R का मान हो गया। और हम लोगों को निकालना क्या है, हमको निकालना है वैद्युत बल। उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात करना है अर्थात F का मान हमको निकालना है। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं। कौन सा फार्मूला, हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो वही हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये हम लोग एक फार्मूला जानते हैं। इस पर हम लोग मान रखेंगे और F का मान प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए इसी फार्मूले पर मान रखकर F का मान निकालते हैं। तो हम लोगों को पता है पहले से ही कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है वो कितना होता है 10 के घात माइनस, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है वो होता है 9 गुणे, यहाँ पर 9 गुणे 10 के घात 9। ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणे 10 के घात 9। और ये हम लोगों को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान पता है, Q1 का मान पता, Q2 का मान पता, R स्क्वायर का मान पता। जब सबका मान पता है तो F का मान निकाल लेंगे। तो चलिए मान रखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो देखिए F = क्या हो जाएगा, F = हो जाएगा, इसका मान रखेंगे 9 गुणे 10 के घात 9। तो उसका मान रख दिया 9 गुणे 10 के घात 9। Q1 का मान हमको कितना दिया गया है, Q1 का मान दिया गया है हमको 80/3 गुणे 10 के घात कितना 10 के घात -9।
ये Q1 का मान हो गया, इंटू में Q2 का मान कितना दिया गया, Q2 का मान दिया गया है 160/3 गुणे कितना 10 के घात -9। ये हम लोगों को Q1 Q2 का मान हो गया। और बटे में क्या दिया गया है, अपान में यहाँ पर दिया गया है किसका, आर का मान। आर का मान कितना होता है, आर का मान यहाँ पर है 0.10 का होल स्क्वायर। अब आप लोग यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये हमारा कट रहा है इस 3 से, ये 3 त्रिका 9 हो जा रहा है और ये 3 से ये 3 कट जा रहा है। और ये देखिए 10 के घात 9 यहाँ पर प्लस में है और 10 के घात 9 यहाँ पर माइनस में है, तो ये 10 के घात 9 प्लस से 10 के घात -9 भी कट जाएगा। तो अब देखिए हमारा बचा क्या, तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे F इक्वल टू बचा 80 गुणे 10 के घात -9, 10 के घात -9 इंटू में 160 और अपान में क्या बचा, अपान में बचा है 0.10। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 0.10 इंटू 0.10, क्योंकि स्क्वायर है तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब आप लोग अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, अगर आप लोग इसको यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो आप लोगों को पता चल रहा है कि देख ली, एक स्टेप और कर लीजिए यहाँ पर F इक्वल टू 80 इंटू में 10 के घात -9 इंटू में कितना 160 अपान में कितना होगा 0.10 का गुणा जब 0.1 से हम लोग कराएंगे तो कितना आएगा, तो हम लोगों को यहाँ से मिलेगा 0.0100, ये हम लोगों को मिल जाएगा। अब आप लोग देख सकते हैं कि इस जीरो से हम लोग ये जीरो काट देंगे, इस जीरो से ये जीरो काट देंगे। इतना जब हम लोग कर देंगे ना, तो अब देखिए 16 का गुणा जब हम लोग 8 से कराएंगे तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, जब 16 का गुणा हम लोग 8 से कराएंगे तो यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128 गुणे में कितना 10 के घात -9 और अपान में यहाँ पर कितना चल रहा है 0.1, तो 0.01 ये अपान में चल रहा है। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग मान लीजिए पॉइंट को हटाते हैं तो यहाँ पर 2 अंक है पॉइंट के बाद, इसलिए ऊपर हमको 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। ये आप लोगों ने कक्षा 7-8 में ही सीख लिया है। तो ऊपर हम लोगों ने 2 जीरो बढ़ा दिया। अब 2 जीरो को देखिए यहाँ पर नीचे सॉल्व किए दे रहे हैं तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा 128 इंटू में 10 के घात कितना -9 इंटू में इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 10 के घात प्लस का 2, इतना भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। और अपान में ये 1 है तो 1 को हम लोग लिखें चाहे ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप लोग जानते हैं कि F इक्वल टू हो जाएगा 128 गुणे 10 के घात -9 है तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, और गुणे में घातें जुड़ जाती हैं तो इसको हम लोग जोड़ देते हैं +2। तो यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा F इक्वल टू कितना 128 गुणे कितना 10 के घात -9 में जब 2 को -9 में जब 2 को जोड़ेंगे तो -7 प्राप्त होगा। अब यहाँ से F का मान हम लोगों को मिल गया है कितना 128 गुणे 10 के घात -7। अब इसको जब हम लोग व्यापक रूप में लिखेंगे ना तो F का मान हमको मिल जाएगा 1.28 इंटू में 10 टू द पावर -5। देखिए 2 अंक के पहले हम लोगों ने दशमलव लगाए इसलिए 2 जीरो यहाँ पर घटा दिया और हमारा आंसर आ गया 1.28 गुणे 10 के घात -5। तो ये आपका आंसर आ गया। अगर आप लोग इतना एग्जाम में लिख देंगे तो क्या पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे? नहीं, अभी आप लोगों को पूरे नंबर नहीं मिलेंगे क्योंकि आप लोगों ने इसका मात्रक नहीं लिखा। जब तक मात्रक आप लोग नहीं लिखेंगे पूरे नंबर आपको नहीं मिलेंगे। और यफ है यहाँ पर, तो यफ का मात्रक क्या होता है? यफ बल का मात्रक होता है न्यूटन। इस तरीके से आप लोग न्यूटन लिखेंगे, उसके बाद में इसको एक अच्छे से बॉक्स में बंद कर देंगे। तो मैंने इसको एक बॉक्स में बंद कर दिया और बॉक्स में बंद करने के बाद में आप लोग क्या लिखेंगे? आंसर लिख देंगे। आंसर लिख देंगे और इस तरीके से आपको एग्जामिनर पूरे नंबर दे देगा। तो स्क्रीन शॉट अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और अगर आप लोगों को ना समझ में आया हो तो इस वीडियो को दोबारा जा कर के देख लीजिए क्योंकि मैंने एक एक स्टेप आपको बताया है। और
इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल कोई नहीं बताएगा। तो अगर ना समझ में आया हो तो इस न्यूमेरिकल को पीछे करके एक बार फिर से देखिए, आपको पूरा न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा। और ये प्रश्न 2015, 16, 17, 18 लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में लिया है। तो इन सभी प्रश्नों को, जिनको मैं आज करवा रहा हूँ, इन सभी को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए। ये सब प्रश्न आप लोग अगर सॉल्व कर लेते हैं तो एग्जाम में आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। और अपना टारगेट जो आपने सोचा है 95 प्लस वो जरूर लेकर के आएंगे। तो अब चलिए देखते हैं अगले इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल को। तो देखिए अगला इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हमारा क्या कह रहा है। अगला इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हमारा कह रहा है कि 2 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर 1 कूलाम मीटर आघूर्ण का वैद्युत विभव द्विध्रुव रखा है। वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म की गणना कीजिए। यहाँ पर हमको द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल युग्म है उसको हम लोगों को निकालना है। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, सॉल्व हेडिंग डाल देंगे, उसके बाद में लिखेंगे गिवन, अर्थात दिया क्या गया है। सबसे पहली हेडिंग आप लोग गिवन ही डालेंगे। तो गिवन में क्या दिया गया है, 2 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में, यानी कि वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर 1 कूलाम मीटर आघूर्ण का वैद्युत विभव द्विध्रुव रखा है। अर्थात 2 न्यूटन प्रति कूलाम में किसका मान है, ये ई का मान हो जाएगा कितना, 2 न्यूटन प्रति कूलाम, ये ई का मान हो गया। और ये थीटा का मान आप लोगों को कितना दिया गया है, थीटा का मान दिया गया है 30 डिग्री, तो हमने थीटा का मान 30 डिग्री लिख लिया। 1 कूलाम दिया गया है, 1 कूलाम मीटर आघूर्ण का वैद्युत विभव द्विध्रुव रखा है, अर्थात पी का मान यहाँ से दे दिया गया है कितना, 1 कूलाम। और क्या निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म की गणना करनी है, अर्थात हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को टाउ का मान निकालना है। इसको हम लोग टाउ कहते हैं, इसलिए टाउ का मान हमको निकालना है। तो हम लोग एक सूत्र जानते हैं, आप लोग यहाँ पर सूत्र देख लीजिए कि कौन सा फार्मूला हम लोग लगाने वाले हैं। तो इसमें हम लोग लगाएंगे कि टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। टाउ इक्वल टू क्या होता है, पी ई साइन थीटा। इस फार्मूला को जब हम लोग लगाएंगे तो हम लोग टाउ का मान बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि पी का मान भी दिया गया है, ई का मान भी दिया गया है और थीटा का मान भी दिया गया है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए टाउ इक्वल टू हो जाएगा, पी का मान कितना है 1, तो 1 रख देते हैं इनटू में। ई का मान कितना दिया गया, ई का मान दिया गया है यहाँ से 2, तो 2 रख देते हैं। और साइन थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है आप लोग जानते हैं, यहाँ से चूंकि लिख दीजिए कि साइन 30 डिग्री इक्वल टू होता है 1/2 के। ये आप लोगों ने कक्षा 10 में पढ़ा है। तो साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। तो आप लोग जब साइन 30 डिग्री का मान रखेंगे तो 1 गुणे 2 इंटू में 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो टाउ का मान यहाँ से आ जाएगा 1। अब टाउ का मात्रक क्या होता है, तो टाउ का मात्रक होता है न्यूटन इंटू में मीटर। तो ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया है, टाउ इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। कुछ नहीं था, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल था। तो ये इसी तरीके से आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में भी न्यूमेरिकल आते हैं। तो आप लोग अगर इन सभी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं आएगी। अब चलते हैं, देखते हैं कुछ विद्युत के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, उनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग। अगर एग्जाम में ये सब न्यूमेरिकल आ जाएं तो किस तरीके से इसको लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा विद्युत का पहला न्यूमेरिकल है कि बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। हमको विद्युत धारिता ज्ञात करनी है और चित्र इस तरीके से दिया गया है। ये मान लीजिए एक धारा है और 4 माइक्रोफेरड है और जाती है यहाँ पर 8 माइक्रोफेरड, यहाँ पर 8 माइक्रोफेरड। तो इसको किस तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे, इस देखिए इसको हम लोग पहले सॉल्यूशन हेडिंग डाल देंगे। सॉल्यूशन हेडिंग डालने के बाद में क्या करेंगे, सॉल्यूशन हेडिंग डालने के बाद में हम लोग यहाँ पर मान लेंगे कि माना धारा, इसको हम लोग C1 मान लेते हैं, इसको हम लोग C2 मान लेते हैं और इसको हम लोग C3, इसको C4 और इसको C5 मान लेते हैं। इस तरीके से आप लोग मान लेंगे। उसके बाद में लिखेंगे कि माना C3 तथा C4 श्रेणी क्रम में है। देखिए C3 और C4 श्रेणी क्रम में है तो हम लोग वहीं पर लिख देंगे कि माना
देखिए विद्युत के न्यूमेरिकल को इसी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। माना C3 तथा C4 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। चूंकि ये संधारित्र है तो संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन आप लोगों ने पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है तो आज फार्मूला याद कर लीजिए कि संधारित्र का जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है उसमें हम लोग फार्मूला लगाते हैं 1/C1 इक्वल टू 1/C डैश, इसको C डैश मान लीजिए, 1/C डैश इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, और इसी तरीके से डाट डाट कर आप लिख सकते हैं। अब देखिए 1/C1 का मान यहाँ पर कितना दिया गया है, 1/C1 का मान दिया गया है 8 माइक्रोफेरेड। तो यहाँ पर आप लोग लिख देंगे 8, तो C का मान हो गया 8, प्लस में C2 का मान भी कितना है, 8 है, तो C2 का मान भी 8 है यहाँ पर, तो 8 लिख देते हैं हम लोग। और अब यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। जब यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे 8 का तो आएगा 8, 8 इकन्नम 8 और 8 इकन्नम 8, इस तरीके हमारा आ जाएगा कितना, 2/8। देखिए हमको 1/C डैश का मान तो निकालना नहीं है, हमको किसका मान निकालना, C का मान। तो हम लोग इसको पलट देंगे तो यहाँ से C डैश का मान मिल जाएगा कितना, 8/2। जब इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ से C डैश का मान कितना आ जाएगा, 4 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड। ये C डैश का मान हम लोगों को प्राप्त हो गया, कितना, 4 माइक्रोफेरेड। ये हमको C डैश का मान मिल गया है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, देखिए C डैश व C2 ये कौन से क्रम में है, ये समांतर क्रम में है। तो आप लोग यही लिखेंगे कि माना, देखिए मैं यहाँ पर नीचे लिख दे रहा हूँ, माना C डैश व C2 समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन आप लोगों ने पढ़ा है कि C डबल डैश इक्वल टू क्या होता है, C डबल डैश इक्वल टू होता है C1 प्लस C2। ये आप लोगों का संधारित्रों का समांतर क्रम का फार्मूला होता है। तो अब हम लोग यही फार्मूले पर मान रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर इसका मान रख दे रहे हैं, आप लोगों में अगर जगह बचे तो नीचे ही करिएगा। तो मैं यहाँ पर मान रख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर C डैश का मान हम लोगों ने कितना निकाला था, ये देखिए C डैश का मान 4 माइक्रोफेरेड निकाला था। तो यहाँ पर C डबल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस C2 का मान यहाँ पर हम लोगों को अब रखना है। तो C2 का मान यहाँ पर कितना दिया गया है, 8 माइक्रोफेरेड। तो C2 का मान हम लोग यहाँ पर कितना रख देंगे, 8 रख देंगे। और जब इसको जोड़ेंगे तो C डबल डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 4 12 माइक्रोफेरेड। तो ये हमारा C डबल डैश आ गया है कितना, 12 माइक्रोफेरेड। अब देखिए आप लोग, अब क्या बचता है, यहाँ पर हम लोगों ने C1 का मान निकाल लिया, C3 और C4 का मान, सबका मान निकाल लिया। अब आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं माना, देखिए लिखें माना C डैश कामा C डबल डैश तथा, देखिए C डैश और इसको हम लोगों ने C डबल डैश मान लिया है, तो C डबल डैश और C5 ये कौन से क्रम में है, C5 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। और श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो हम लोग श्रेणी क्रम का फार्मूला लगा देंगे, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। आप लोग जानते हैं यही फार्मूला होगा 1/C डैश इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो वही फार्मूला हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। तो चलिए वही फार्मूला जब हम लोग यहाँ पर लगाएंगे तो क्या होगा, तो हम लोगों को यहाँ से मिल जाएगा कि 1/C इक्वल टू कितना मिलेगा, 1/C इक्वल टू मिल जाएगा 1/4, क्योंकि C डैश का मान हम लोगों को कितना आया था यहाँ पर, 4 माइक्रोफेरेड, और प्लस 1/C डबल डैश का मान कितना है, C डबल डैश का मान ये आया है 12, तो 12 हो जाएगा 1/12, और प्लस में C5 का मान यहाँ पर कितना दिया गया है,
C5 का मान ये देख सकते हैं आप लोग 8 माइक्रोफेरेड है, तो प्लस में 8 1/8। अब जब हम लोग इसका लासा लेंगे अर्थात एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4 12 और 8 का लासा होता है 24। तो 4 का 4 दूना 4 ते 12 4 चौक 16 4 पंचे 20 4 छक 24 छा गया, प्लस 12 दूना 24 और 8 तिरिक 24। अब इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो 1/c इक्वल टू कितना हो गया, जब इसको हम लोग जोड़ लेंगे ना तो ये 11 आएगा। 6 2 8 और 8 3 11, 11/24। लेकिन हम लोगों को सी का मान निकालना है तो सी इक्वल टू हो जाएगा 24/11। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा कितना, इसको जब हम लोग काटेंगे तो 11 दूना 22, दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ा देंगे तो 11 इकन्नम 11 और 11 फतेह 77। लगभग सी का मान जो आएगा ना वो आएगा 2.17, 2.17। यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इसको बॉक्स में बंद कर दीजिएगा और इस आंसर इस तरीके से लिख दीजिएगा। आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देगा, एक भी नंबर आपके एग्जामिनर नहीं काट पाएगा। अगर स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपने पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो अब चलते हैं, देखते हैं अपने अगले इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल को। देख सकते हैं आप लोग अगला न्यूमेरिकल भी आप लोगों के उसी चैप्टर से लिया गया है। तो चलिए इस न्यूमेरिकल को किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखते हैं। देखिए बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी, इसमें भी हमको धारिता ज्ञात करनी है, हमारा संधारित्र है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा C1 है, ये हमारा C2 है, ये C3 है और ये C4 है, इसको हम लोग C5 मान लेते हैं। ये इस तरीके से हम लोगों ने मान लिया। तो हम लोग यहाँ पर इसका सॉल्यूशन किस तरीके से लिखेंगे, आप लोग जो जिसको चाहे वो मान सकते हैं। अब देखिए C1 व C2 किस क्रम में है, यहाँ पर समांतर क्रम में है क्योंकि आमने सामने जुड़े हैं। अगर यही इस तरीके से एक ही रेखा में जुड़े होते तो उसको फ्रेडेरिक क्रम संयोजन मानते, लेकिन ये आमने सामने जुड़े हैं इसलिए समांतर क्रम में है। तो हम लोग लिखेंगे कि माना, आप लोग भी अपने एग्जाम में इसी तरीके से लिखेंगे, माना C1 व C2 कौन से क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। C1 और C2 किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो समांतर क्रम का आप लोगों को फार्मूला पता होना चाहिए। देखिए कक्षा 10 में आप लोगों ने प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन पढ़ा था, उसी के जैसे है। लेकिन तो जो फार्मूला आप वहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन में लगाते थे वो फार्मूला संधारित्र में समांतर क्रम संयोजन में लगाना है, और जो फार्मूला आप लोग वहाँ पर समांतर क्रम संयोजन में लगाते थे वो यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन में लगाना है और कुछ नहीं करना। तो प्रतिरोधों का जो श्रेणी क्रम संयोजन होता था वो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाता था। लेकिन तो यहाँ पर संधारित्र है तो संधारित्र का जो समांतर क्रम संयोजन होता है वो होता है C इक्वल टू C1 प्लस C2, ये होता है संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन। तो ये फार्मूला होता है। अब इस पर हम लोग मान रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये कितना माइक्रोफेरेड है, 1 माइक्रोफेरेड, और ये भी 1 माइक्रोफेरेड। तो सी का मान आ जाएगा 1 + 1 अर्थात सी का मान कितना आ जाएगा, 2 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। ये सी का मान आ जाएगा। इसको सी डैश आप लोग मान लीजिए, तो सी डैश इसको मान लिया 2 माइक्रोफेरेड। अब देखिए ये यहाँ पर P4 और P5 भी समांतर क्रम संयोजन में है तो उसको भी हम लोग उसी तरीके से लिख देंगे। हम लोग लिखेंगे कि माना C4 व C5 P5 समांतर क्रम में जुड़े हैं, क्रम में जुड़े हैं। कुछ नहीं करना, इस तरीके के न्यूमेरिकल बहुत ही आसान होते हैं। बस आप लोगों को फिगर अगर समझ गए तो आप लोग न्यूमेरिकल लगा ले जाएंगे। देखिए ये समांतर क्रम में जुड़े हैं, ये भी तो हम लोग यहाँ पर C डबल डैश मान लेते हैं इसको, और फार्मूला लगाएंगे C1 प्लस C2। C1 का मान यहाँ पर दिया है 1 माइक्रोफेरेड और C2 का मान भी 1 माइक्रोफेरेड, तो रख देंगे 1 + 1, तो C डबल डैश यहाँ से मिल जाएगा कितना, 2 माइक्रोफेरेड। ये हम लोगों को C डबल डैश का मान मिल गया। अब देखिए यहाँ पर
ये इसका अब ये कुछ स्ट्रक्चर हमारा इस तरीके से बन गया है, इसको हम लोग ए मान लेते हैं और ये इस तरीके से बन गया है। ये इस तरीके से ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया है, इसको हम लोग बी मान लेते हैं। ये हमारा कितना है, ये हमारा 2 माइक्रोफैरड है। ये कितना है हमारा, ये 1 माइक्रोफैरड है। और ये कितना है, ये भी 1 माइक्रोफैरड है। अब इस तरीके से हमारा कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हम इसको मान लेंगे कि माना क्या मानेंगे यहाँ पर हम लोग, माना C1 C3 तथा सी डैश। यहाँ पर देख लीजिए एक बार फिर से, माना सी डैश, इसको हम लोगों ने सी डैश माना था ना, ये देखे सी डैश और ये सी डबल डैश। तो माना सी डैश कामा C3 कामा तथा सी डबल डैश किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो यहाँ पर हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला लगा देंगे। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन हम लोग जानते हैं होता है कि 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये हमारा क्या होता है, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस पर हम लोगों को सबका मान पता ही है, केवल मान रख देंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखिए 1/C1 का मान यहाँ पर कितना दिया गया है, 2, तो 1/2 लिख देंगे प्लस 1/C2 का मान दिया गया है 1, तो 1/1 लिख देंगे। और 1/C3 का मान दिया गया है 1, 1/C3 का मान यहाँ पर 2 माइक्रोफैरड है, तो 2 लिख देंगे यहाँ पर 2। ये किसके बराबर होगा, 1/C के। और इसको जब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अब हम लोगों को यहाँ पर लाफा लेना होगा अर्थात एलसीएम। तो 2 1 और 2 का लासा होता है 2, 2 1 नम 2, 1 दूनी 2 और 2 1 कम 2। इस तरीके 2 1 3 1 4, तो 1/C इक्वल टू हो गया यहाँ से 4/2। इसको जब हम लोग काट देंगे तो 2 दूनी 4, तो यहाँ से मिल जाएगा हम लोगों को सी का मान। सी का मान कितना मिलेगा यहाँ पर हम लोगों को, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सी का मान यहाँ से मिल जाएगा कितना, 1/2। यहाँ पर हम लोग दशमलव लगाएंगे, ऊपर 0 बढ़ा लेंगे, 2 पंचे 10। इसलिए हम लोगों को यहाँ पर सी का मान जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 0.5 माइक्रोफैरड। ये हमारा आ गया है किसका मान, ये हमारा आ गया है सी का मान। तो इस तरीके से आप लोग इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो भी समझ में आ रहा होगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इस तरीके से अगर आप लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे। देखिए कुछ नहीं था, प्रश्न दिया गया था, हम लोगों ने इसको मान लिया, इसको C1 मान लिया, इसको C2, इसको C3, इसको C4 और इसको C5। अब हम लोग यहाँ पर चित्र से देख सकते हैं कि ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो हम लोग इसको पहले श्रेणी क्रम में बदलने के लिए समांतर क्रम वाला फार्मूला लगा देंगे, और जो आंसर आएगा उसको हम लोग श्रेणी क्रम में मान लेंगे। और ये भी समांतर क्रम में जुड़ा है, तो इसको भी हम लोगों ने हल किया और ये हमारा आंसर आ गया। इसको सी डबल डैश मानकर हल किया था तो 2 माइक्रोफैरड आया था। तो जब हम लोगों ने इसको हल कर लिया तो हमारा कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से बन गया, और इसमें हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन वाला फार्मूला लगाए और हमारा सी बराबर आ गया कितना, 0.5 माइक्रोफैरड। तो इस तरीके से आप लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने कुछ महत्वपूर्ण डेरिवेशन को देखते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है और बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए हम डेरिवेशन को अब देखते हैं। तो हमारा पहला इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है और बोर्ड एग्जाम में हर साल ही पूछा ही जाता है यही डेरिवेशन, जो कि समांतर क्रम में जुड़े संधारित्र की धारिता का व्यंजक। ये हम लोगों को डेरिवेशन करना है कि संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन किस तरीके से होता है, उसके धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में अगर आ जाए ये डेरिवेशन तो किस तरीके से हल करेंगे।
सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 C2 तथा C3 हैं। अब आप लोगों को फिगर भी बनाना पड़ेगा एग्जाम में। फिगर किस तरीके से बनाएंगे तो देखिए, आप लोग फिगर इस तरीके से बनाएंगे बोर्ड एग्जाम में। ये पहला संधारित्र है C1, ये दूसरा संधारित्र है C2 और ये तीसरा संधारित्र है C3। संधारित्र का पहला फिरा है वो एक विद्युत स्रोत से जोड़ दिया हमने, और संधारित्र का दूसरा फिरा जो था उसको पृथ्वी से जोड़ दिया। संधारित्र C1 पर आवेश Q1 है और संधारित्र C2 पर आवेश Q2 है और संधारित्र C3 पर आवेश Q3 है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हमको लिखने के ही नंबर मिलते हैं। तो माना 3 संधारित्र जिनकी धारिता C1, C2, तथा C3 है, एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। इनमें प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को विद्युत स्रोत के साथ तथा प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी के साथ जोड़ दिया गया है। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, प्रत्येक संधारित्र के पहले प्लेट को विद्युत स्रोत के साथ और प्रत्येक संधारित्र के दूसरे प्लेट को पृथ्वी के साथ जोड़ दिया गया है। अब आगे देखिए, जोड़ देते हैं। विद्युत स्रोत के साथ प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। अब प्रत्येक प्लेट पर उत्पन्न विभवांतर B तथा आवेश क्रमशः Q1 व Q2 तथा Q3 है। देखिए, प्रत्येक पर जो आवेश है वो Q1 है और दूसरे संधारित्र पर Q2 और तीसरे संधारित्र पर Q3 आवेश है। अब आगे देखिए, तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्येक प्लेट पर उत्पन्न आवेश क्रमशः Q1 बराबर C1 इंटू बी और Q2 बराबर C2 इंटू बी और Q3 बराबर C3 इंटू बी होगा। ये हम लोग एक फार्मूला जानते हैं। उस फार्मूले पर जब मान रखेंगे तो Q1 बराबर C1 इंटू बी, Q2 बराबर C2 इंटू बी और Q3 बराबर C3 इंटू बी प्राप्त होगा। अब आगे देखिए, अब आगे उसी में हम लोग लिखेंगे कि यदि संधारित्रों की कुल धारिता C तथा कुल आवेश Q है, तब Q बराबर C इंटू बी होगा। ये हम लोग फार्मूला जानते हैं कि Q बराबर C इंटू बी होता है। तो यहाँ से C का मान जब निकालेंगे तो बराबर होगा किसके, Q अपान B के। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि कुल आवेश Q बराबर होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं और यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में Q1, Q2 तथा Q3 के मान तथा Q के मान रखने पर, तो जब यहाँ पर Q का मान रखेंगे CB और Q1, Q2, Q3 का मान रखेंगे तो हमारा Q1 का मान क्या है C1 इंटू बी, Q2 का मान क्या है C2 इंटू बी और Q3 का मान क्या है C3 इंटू बी। देखिए यहाँ पर B जो है वो नियत है, तो यहाँ से हम लोग B को कॉमन कर लेंगे तो हमारा अंदर बच जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 और B से भी यहाँ पर इस C का मान हमको निकालना है, तो B को जब यहाँ पर डिवाइड में लेकर जाएंगे तो B से B कट जाएगा और C इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। इसी को हम लोग समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को समांतर क्रम संयोजन संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन किस तरीके से करते हैं समझ में आया होगा। अब चलते हैं, देखते हैं सही श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। तो श्रेणी क्रम संयोजन इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में आएगा। प्रश्न इस तरीके से रहेगा कि श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की धारिता का व्यंजक या संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है बताइए, सूत्र का निगमन कीजिए। तो आप लोग लिखेंगे कि माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2 तथा C3 हैं। अब इसका फिगर किस तरीके से एग्जाम में बनाएंगे, तो देखिए इस तरीके से आप लोग इसका संधारित्र बनाएंगे। ये C1 संधारित्र है, अर्थात पहला संधारित्र है C1, ये दूसरा संधारित्र है C2 और ये तीसरा संधारित्र है C3। इसमें हम लोगों ने क्या किया, पहले संधारित्र की पहली प्लेट को विद्युत स्रोत के साथ जोड़ दिया तथा तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट को पृथ्वी के साथ जोड़ दिया और प्रत्येक संधारित्र पर आवेश जो है वो Q समान है और विभवांतर जो है वो B1, B2 तथा B3 है। ये हम लोग मान लिए हैं, तो वही हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। इसमें पहले संधारित्र की अगली प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से क्रमानुसार जोड़ा जाता है तथा पहले संधारित्र की पहली प्लेट को विद्युत स्रोत से तथा वो यानी कि अंतिम प्लेट को संधारित्र की दूसरी प्लेट को
पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ये देखिए आप लोग यहाँ पर दूसरी प्लेट को संधारित्र की हम लोग पृथ्वी से जोड़ दिए हैं और संधारित्र की अगली यानी पहली प्लेट को वैद्युत स्रोत से जोड़ दिए हैं। अब आगे देखिए आगे क्या है। अब आगे हम लोग लिखेंगे कि यदि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश प्लस Q तथा इनके प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर क्रमशः V1, V2 तथा V3 हैं। अब मान लेंगे कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश जो है वो प्लस Q है और प्रत्येक प्लेट पर जो विभवांतर है वो क्रमशः V1, V2, V3 है। देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश नियत होता है और समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर नियत होता है। तो यहाँ पर आवेश नियत है क्योंकि यह श्रेणी क्रम संयोजन है। तो आवेश को हम लोगों ने प्लस क्यों रख दिया और विभवांतर जो था उसको अलग अलग मान लिया। तो आगे लिखेंगे कि पृथ्वी प्लेट के बीच उत्पन्न विभवांतर जो कि बराबर है B = Q/C के, तो हम मान रख देंगे सबका। तो B1 बराबर हो जाएगा Q तो नियत रहेगा तो Q/C1, B2 बराबर हो जाएगा Q/C2 और B3 बराबर हो जाएगा Q/C3 के, क्योंकि यहाँ पर B अर्थात आवेश नियत है। तो आगे लिखेंगे कि यदि तीनों संधारित्रों के बीच कुल विभवांतर B तथा तुल्य धारिता यानी कुल धारिता C हो, तब B = जो होगा B1 + B2 + B3 के बराबर होगा। अर्थात अब यहाँ पर B1, B2 तथा B3 का मान रख देंगे। ये B1 का मान है, B2 का मान है और ये B3 का मान है। जब हम लोग यहाँ पर मान रखेंगे सबके, अर्थात B1 के स्थान पर Q/C1 रख देंगे, B2 के स्थान पर Q/C2 रख देंगे और B3 के स्थान पर Q/C3 रख देंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर वही किया, B1 के स्थान पर Q/C1 रख दिया, B2 के स्थान पर Q/C2 रख दिया और B3 के स्थान पर Q/C3 रख दिया। अब ये क्यों रखा और कहाँ से रखा, तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि जो Q होता है वो BC के बराबर होता है। क्या होता है? Q होता है वो किसके बराबर होता है? VC के। तो यहाँ से हमको B का मान निकालना है, तो B को यहीं रखेंगे और Q को दूसरी तरफ भेज देंगे और C को उसी तरफ भेज देंगे डिवाइड में, तो हो जाएगा Q/C। जब फार्मूला पे मान रखेंगे तो ये देखिए Q/C = हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से Q कॉमन ले लेंगे क्योंकि Q सब में है, तो Q कॉमन लिया तो 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। अब यहाँ Q था और यहाँ Q था तो Q से Q कट गया और हमारा बच गया कि 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। इसी को हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं प्रूव्ड या इति सिद्धम। आप लोग कुछ भी एग्जाम में लिख कर आ सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये 2 इम्पोर्टेंट डेरिवेशन समझ में आए होंगे और अगर आप लोग डेरिवेशन के इम्पोर्टेंट वीडियो चाहते हैं तो उसकी लिंक आप लोग मेरे वीडियो बना रखा है, आप लोग जा करके वहाँ से देख सकते हैं और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं जितने भी वीडियो डालता हूँ यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को मिल सके और आप लोग उन सभी से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकें। तो हम मिलते हैं अगले इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।